गुड मॉर्निंग एवरीवन। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज हम लोग। उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिज्म की ब्रांच शुरू हो रही है आज से। पहला टॉपिक ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होते हैं। इसके सोर्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के सोर्स क्या है? सोर्स टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व हुआ कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। ये अर्लियर स्टेज की बात बता रहा हूं कि कोई एक सब्सटेंस था जो किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर रहा था। सब्सटेंस था जो कि न्यूट्रल था, जैसे Fe को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो ऐसा माना गया कि कुछ और होते हैं जिसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसीज होती हैं। इस सब्सटेंस को नाम दिया गया मैग्नेटाइट, और प्रॉपर्टी धीरे धीरे आगे जाके डिफाइंड हुई मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, लेकिन ये आगे जाके डिफाइंड हुई। इसी प्रकार सबसे पहले इसको ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली किया ऑरेस्टेड ने। तो ऑरेस्टेड की ऑब्जर्वेशन क्या थी? ध्यान से देखिएगा। उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, किसी वायर में आपने करंट फ्लो करवा रखा है और आप यहां पर कोई मैग्नेटिक नीडल रखते हैं इसके नजदीक, तो वो मैग्नेटिक नीडल क्या करती है? डिफ्लेक्शन शो करती है। अगर वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया? इसके अराउंड नजदीक में कोई चीज प्रोड्यूस हुई है। उस रीजन में प्रोड्यूस उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया गया। ऑरेस्टेड ने अपने ऑब्जर्वेशन से प्रूव किया कि करंट कैरिंग वायर के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र किया जाता है। सिंपल सी लाइन याद रखिए, मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्ज का मतलब सिंपल कोई चार्ज मूव कर रहा हो, करंट कैरिंग वायर्स एंड सम सब्सटेंसेस। जैसे मैग्नेट बन जाती है, अब मैग्नेट बन गई है, उसके अंदर कारण तो मूविंग चार्ज ही है, लेकिन वो आगे जाके पढ़ेंगे सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जो ये कुछ सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके अंदर भी कारण मूविंग चार्ज ही है। धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग आगे जाके स्टडी करेंगे जब मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ये हमारे सामने है जी। ध्यान से नोट कर लीजिए इस चीज को। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लाइन थी, मैथमेटिकल डिस्कशन अब शुरू करेंगे धीरे धीरे बीच में। सबसे पहली चीज है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। अगर कोई चार्ज मोशन में हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे कितना प्रोड्यूस होता है। टर्म याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग B से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई चार्ज Q V स्पीड से, पॉजिटिव चार्ज Q लिया, V स्पीड से किस तरफ जा रहा है, और आप इसको ओरिजिन मानते हुए, वर्ड सुन लीजिए क्या बोला मैंने, इसको ओरिजिन मानते हुए R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हैं, ये एंगल थीटा हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड B का मैग्नीट्यूड Q के प्रोपोर्शनल होता है, B का मैग्नीट्यूड स्पीड V के प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और साथ में साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है।
तो बी का एक्सप्रेशन आता है प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसको पूरा लिखेंगे तो बी की वैल्यू आएगी, एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, कांस्टेंट लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से। इसे बोल रहा हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। म्यू नॉट को बोलते हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था हमने एप्सिलॉन नॉट, जिसका नाम था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये नाम पता होना चाहिए, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या चीज लिखी हम लोगों ने? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखा। मैग्नेटिक फील्ड बी डिपेंड्स अपॉन क्यू वी साइन थीटा एंड आर स्क्वायर, और वो डिपेंडेंसीज इस प्रकार की हैं, फॉर्मूला ये वाला है। बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। म्यू की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर होती है बच्चों। वेबर पर एम्पियर मीटर होती है। यूनिट ध्यान से देख लीजिएगा, वेबर पर एम्पियर मीटर लिखा है। यूनिट कैसे निकलेगा आगे जाके फिर से सामने आएगी बात, एक बार ये याद रखना है। तो बी का एक्सप्रेशन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। साथ साथ देखिए वेक्टर फॉर्म में ये लिखा जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर। बी की वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस वेक्टर आर बाय आर क्यूब। ये सारे एक्सप्रेशंस आपको पता होने चाहिए बच्चों। आर कैप को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? आर कैप को रिप्लेस कर सकते हैं वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये आर बाय आर रखोगे तो नीचे आर क्यूब बन जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर ही है, लेकिन एक्सप्रेशन में ये लिखा जा सकता है। वेक्टर फॉर्म है बी की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर बाय आर क्यूब। छोटी छोटी बातें, बी के नाम याद रखिएगा। बी के 3 नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, वो कुछ अलग चीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही बात थी। यहां पर बी का नाम है पहला मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा इसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, और तीसरा इसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये 3 चीजें याद रखनी है। बी की डायरेक्शन निकालने के 2 तरीके रहेंगे। पहला तरीका है बी की डायरेक्शन वी क्रॉस आर की डायरेक्शन में है, वी क्रॉस आर की डायरेक्शन में है, यानी बी की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में वी और आर है। अब इसके अंदर वी और आर बोर्ड के प्लेन में है, तो बी की डायरेक्शन पक्का इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। किस तरफ होगी? ये वी, ये आर, राइट हैंड थंब रूल, वी आर, वी क्रॉस आर इनवर्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड डायरेक्शन में। आराम आराम से सीखना है, ध्यान से देखना है। बी की डायरेक्शन वी क्रॉस आर की डायरेक्शन में। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। ये वी की डायरेक्शन, ये आर की डायरेक्शन। यहां पर मुझे बी की डायरेक्शन चाहिए, ये वी, ये आर, तो वी क्रॉस आर, तो थंब इनवर्ड जा रहा है, यहां पर बी इनवर्ड होगा। क्लियर है? तो कहीं पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वी क्रॉस आर से निकाल सकते हैं। एक लॉ अभी और सामने आएगा, धीरे धीरे देख रहे हैं, इस चीज को ढंग से देख लीजिए। वी क्रॉस आर बाय आर क्यूब। एक क्वेश्चन से इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, चेक कीजिएगा।
आगे जाने से पहले एक छोटी सी बात, यूनिट ऑफ बी, बी का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। टेस्ला जो है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। याद रखिए, बी टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आपको इसका पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन से बात करते हैं। एक क्यू चार्ज v स्पीड से इस तरफ जा रहा है, क्यू चार्ज v स्पीड से इस तरफ जा रहा है। एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट O ये रहा, इसकी ये वाली पोजीशन डिस्टेंस r है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल R है। क्लियर है जी? क्वेश्चन की वर्डिंग ध्यान से देखिए। बी पॉजिटिव, ये क्यू पॉजिटिव चार्ज है। आपको बताना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डायरेक्शन तो बतानी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बताना है, इस इंस्टेंट पे बताना है। ठीक है, इस इंस्टेंट पे बताना है, और जब ये क्रॉस कर गया तब उस इंस्टेंट पे भी बताना है। एंगल आप जो मर्जी मान लीजिए, वो हम एक जनरल आंसर निकालेंगे तो क्लैरिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। वी आर, वी क्रॉस आर में क्यू का साइन भी रखना होता है। बी की वैल्यू थी μ/4 क्यू वी क्रॉस आर बाय आर स्क्वायर। अब क्यू पॉजिटिव ही है, क्यू पॉजिटिव है, v क्रॉस आर की डायरेक्शन आ सकती है तो b की डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो चेक कर लो ये क्या बन गया, b का मैग्नीट्यूड बन गया। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं पहले अपने, v क्रॉस क्यू टाइम v क्रॉस आर से निकालनी है। चाहे ये जगह हो, चाहे ये जगह हो, चाहे ये जगह हो, v क्रॉस आर जब निकालोगे वो यूं ही आएगा, ये वी आर, वी क्रॉस आर, वी क्रॉस आर, वी क्रॉस आर। तो बी पर मैग्नेटिक फील्ड है तो आउटवर्ड ही, क्यू पॉजिटिव है और वी क्रॉस आर की डायरेक्शन आउटवर्ड, तो क्यू भी पॉजिटिव और वी क्रॉस आर भी बाहर की तरफ हो गया, तो ये पूरी चीज आउटवर्ड होगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड ये डायरेक्शन है। हमें ये समझ में आ गया जी, परपेंडिकुलर प्लेन आउटवर्ड है। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन था μ/4 क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आर और थीटा दोनों बदल रहे हैं। आगे आगे बढ़ेगा तो आर ही बदलेगा, थीटा ही बदलेगा। अब आर भी बदलेगा, थीटा ही बदलेगा, लेकिन ये पूरी चीज आर साइन थीटा है। तो किसी एक चीज का रिप्लेसमेंट ले लो, सपोज साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे साइन थीटा की वैल्यू आएगी कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को आप बेसिकली क्या लिख सकते हैं, μ/4 क्यू वी बड़ा आर बाय आर क्यूब। आ गया समझ में? तो अब आप क्या कह सकते हो कि बी की वैल्यू स्मॉल आर पे डिपेंड कर रही है। अभी आगे जाने पर थीटा भी बदल रहा था, आर ही बदल रहा था। चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, मैग्नीट्यूड तो इस आंसर से आ ही गया। वी थीटा पता तो आंसर आ ही जाएगा। लेकिन अगर कमेंट ये मांगा जाए हमसे कि इस तरफ जाने पर बी का मैग्नीट्यूड घट रहा है या बढ़ रहा है, तो चेक कीजिए, जब वो यहां से यहां तक जाएगा तो आर घटेगा। जब वो 1 से 2 तक जा रहा है तो स्मॉल आर कम हो रहा है। थीटा भी बढ़ रहा है, लेकिन हमने सिर्फ स्मॉल आर पे डिपेंडेंस निकाल रही है तो आंसर आ गया। जैसे आगे जा रहा है आर कम हो रहा है, आर कम हो रहा है तो बी बढ़ रहा है। तो जब तक वो 1 से 2 तक जाएगा तो बी बढ़ेगा, और जब वो 2 से आगे 3 की तरफ जा रहा है तो आर का वैल्यू फिर से बढ़ना शुरू हो गया। आर का वैल्यू फिर से बढ़ना शुरू हो गया तो बी का मैग्नीट्यूड घटना शुरू हो गया। ये इंक्रीजिंग था और ये डिक्रीजिंग आ गया। क्या सबको समझ में आया? क्या आप सबको? इसी बात को और सोच लीजिए, अगर ये क्यू पॉजिटिव की बजाय इफ नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता, इफ नेगेटिव, तो अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये चार्ज क्यू नेगेटिव होता, तो अब आपसे कमेंट मांगा जाए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये आर
ये V क्रॉस R। अब इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर V क्रॉस R तो आउटवर्ड है, लेकिन B में तो Q का साइन भी रखना है, तो यहां पर B की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहां पर बोला था V परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड है, तो यहां बोलना पड़ेगा B परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड है बच्चों। आ गया समझ में तुम सबको? ध्यान से चेक कर लीजिए, हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। ध्यान से नोट कर लीजिए सारी चीज को। एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी भी बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। मानिए आपके पास एक Q चार्ज है जो कि कांस्टेंट स्पीड V से, कांस्टेंट स्पीड V से R रेडियस के सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, R रेडियस के सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है। तो B एट सेंटर बताना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। वेक्टर V ये रहा, R ये रहा, किसी भी जगह पर V क्रॉस R निकालोगे, Q ये रहा, V ये रहा, R ये रहा, Q टाइम V क्रॉस R, V R V क्रॉस R। हर जगह पर जो एरो आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट से, V क्रॉस R से, और Q का साइन पॉजिटिव लेके वो आउटवर्ड आ रहा है। ऑब्जर्वेशन O पॉइंट के लिख रहे हैं, तो इस चार्ज की वजह से O पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, आउटवर्ड होगा। कितना होगा, अब हर इंस्टेंट पे ये एंगल 90 डिग्री कंफर्म हो गया क्योंकि सर्किल पे घूम रहा है। तो B की वैल्यू कितनी आ गई डियर, V0 अपॉन 4 पाई QV साइन 90 बाय R स्क्वायर। थीटा तो हमेशा 90 रहेगा, तो B का एक्सप्रेशन आ गया V0 अपॉन 4 पाई QV अपॉन R स्क्वायर। चेक कर लीजिए, डायरेक्शन Q पॉजिटिव, V क्रॉस ये रहा, तो डायरेक्शन को शो कर रहे हैं आउटवर्ड से। हमेशा अब याद रखें, आउटवर्ड को शो करेंगे डॉट से, आउटवर्ड को किससे शो करेंगे, डॉट से, और इनवर्ड को किससे शो करेंगे, क्रॉस से। आउटवर्ड को डॉट से शो करना है, इनवर्ड को क्रॉस से शो करना है, क्योंकि जब एरो को बनाया जाता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेक्टर आउटवर्ड आएगा उसमें ये टिप दिखाई देगी, तो ये टिप दिखाई दे रही है तो डॉट से शो कर दिया, और जब वो एरो अंदर की तरफ जा रहा होगा तो टेल दिखाई देगी, टेल दिखाई देगी तो उसको क्रॉस से शो कर दिया। क्या समझ में आ गया कि डॉट और क्रॉस से क्यों शो किया गया? मैग्नेटिक फील्ड को बोर्ड के या पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर शो करना है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर B या तो इनवर्ड होता है या आउटवर्ड होता है। इनवर्ड को क्रॉस से, आउटवर्ड को डॉट से शो करना है। समझ में आ गया आप सबको? ध्यान से इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चेक करें कि क्या बात कह रहे हैं। अभी भी ये पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे ही घूम रहा है, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डिमांड की गई है वो कहीं एक्सिस के पॉइंट पर की गई है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन की वर्डिंग है। क्वेश्चन की वर्डिंग ध्यान सुनिए। अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अ पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज ही है, Q is moving on circular track of radius capital R with constant speed V. Find magnetic field due to it at axis at distance x from center। इसके अंदर आंसर जो होगा वो एक वेरिंग आंसर होगा। वेरिंग क्या होगा, चीज देखिएगा डायरेक्शन वाइज चेक करें। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, स्पेसिफिकली मैग्नीट्यूड की डिमांड की जाती है। डायरेक्शन एक बार आपको शो करके दिखाऊंगा। अब मान लीजिए कि चार्ज पार्टिकल यहां से इस टाइम बाहर आ रहा है, बाहर मतलब यूं आ रहा है, ये क्यू चार्ज हो गया, ये आर आपके पास रेडियस होगी और स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर आपने फील्ड लिखना है। तो यहां की ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी,
यहां की ये डिस्टेंस बन जाएगी स्मॉल r इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। थोड़ा समझने की चीज है, चार्ज पार्टिकल यू रोटेट कर रहा है और एक्सिस ये रहा, चार्ज पार्टिकल यू रोटेट कर रहा है तो ऊपर वाले पॉइंट पर v होगा यूं, v यूं होगा और ऑब्जर्वेशन पॉइंट चला गया यूं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट चला गया इतने डिस्टेंस पर। आराम से चेक करके देखिए v और इस r में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ये टेंजेंट के अलोंग है और ये इसके साथ इस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल हमेशा 90 का ही रहेगा। दोबारा से चेक कर लीजिए, ये हो गया आपके पास वेक्टर v, किसी भी जगह पर वेक्टर v, और वेक्टर r उसके साथ टेंजेंट की फॉर्म में जा रहा है एक्सिस की तरफ, तो ये v और r में एंगल कितना रहेगा, v और r में एंगल 90 का रहेगा, और v क्रॉस r से मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं आएगा तिरछा सा। तो समझिएगा ध्यान से, अगर ये चार्ज पार्टिकल बाहर की तरफ आ रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर यूं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इस b की वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी भी QV sin 90 बाय स्मॉल r स्क्वायर आएगा। में स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू ये रही आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो यही b की वैल्यू आ गई बच्चों, चेक कर लीजिए। लेकिन पहचान लीजिए कि वेक्टर v सर्किल पे यूं यूं घूम रहा है, तो इस जगह पर v ये रहा और वेक्टर r ये रहा, तो आप चेक करें ना v और वेक्टर r में एंगल कितने का है, समझ में आ गया सबको ना, ये वेक्टर v ये वेक्टर r, तो एंगल इज 90 डिग्री। डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, ये v ये r, तो v क्रॉस r ये रहा, चार्ज पॉजिटिव है तो q टाइम v क्रॉस r की डायरेक्शन ये रही, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई इसके परपेंडिकुलर। गॉट इट? बहुत ध्यान से नोट करें इस क्वेश्चन के आंसर को। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर नेक्स्ट आर्टिकल ले रहे हैं बच्चों, तो नेक्स्ट आर्टिकल है बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ पूरा चैप्टर इस लॉ की एप्लीकेशन पर बेस्ड है, मैक्सिमम चैप्टर इसी की एप्लीकेशन पर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। सो अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या स्टेटमेंट है, चेक कीजिए। ये स्टेट क्या करता है, इट gives us, this law gives us magnetic field due to a current carrying element. एक करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके बारे में जानकारी देता है। मान लीजिए आपके पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, और आपने इस छोटे से एलिमेंट की बात कर रखी है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, करंट कैरिंग एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर ये लेंथ dl है, करंट की अमाउंट I है, ये लेंथ dl है, तो करंट एलिमेंट को आइडियल बोला जाता है। करंट एलिमेंट को आईडीएल बोला जाता है। आइडियल की डायरेक्शन ऑफ आइडियल इज अलोंग आई। जो आई की डायरेक्शन होगी वही आइडियल की डायरेक्शन लिखी जाएगी। तो इस एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर, ये एंगल थीटा एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है उसके बीच का एंगल थीटा है। तो इस एलिमेंट की वजह से जो यहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, उसकी अमाउंट आईडीएल के प्रोपोर्शनल होती है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होती है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से dB की वैल्यू आ जाएगी V0/4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर।
ये इतने से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। ये वाला लॉ एक्चुअल लॉ है जो हम लोगों ने फॉर्मूला जनरेट किया था पहले कि मूविंग चार्ज, सिंपल चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर से आता है, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर से आता है। ये वाली चीज एक्चुअली इसी से डिराइव्ड है। ये वाली चीज इससे डिराइव्ड है। ये एक छोटे चार्ज पार्टिकल की वजह से है, जबकि यहां पर तो पूरा चार्ज मूव कर रहा है। तो आप सोचिए, अगर करंट एलिमेंट बिल्कुल छोटा सा होगा, तो उसका चार्ज गिना जा सकता है, बिल्कुल गिना जा सकता है। अगर हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन आ जाए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो करंट की अमाउंट याद हमें NaEVD होती है। याद आ गया आप सबको करंट की अमाउंट कितनी होती है? NaEVD। अब करंट की अमाउंट NaEVD होती है, तो इसका यूज करो या इसका टोटल चार्ज निकालना है यहां से। इस सैंपल में चार्ज कितना होगा? चार्ज निकालने के लिए dq/dt करोगे। dq/dt को जब इस तरफ लेके जाओगे, dt को इस तरफ लेके जाओगे, तो dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी? NaVd टाइम dt। और vd/dt क्या बन जाएगा? vd/dt बन जाएगा dl। अगर ये vd/dt dl बन गया, तो adl क्या बन जाएगा? adl बन जाएगा वॉल्यूम। और ये क्या चीज थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम क्या बन जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द सैंपल इनटू E। तो ये चार्ज ऑफ सैंपल आ गया। स्मॉल n क्या चीज थी? इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम करोगे तो क्या बन जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनटू ये टोटल चार्ज ऑफ द सैंपल। तो सेम चीज दिख रही है, इसका मतलब ये चीज और ये चीज एक ही चीज है। तो बेसिकली लॉ ये डिफाइंड था, एक इंफॉर्मेटिव चीज है। लॉ के साथ साथ स्टेट नहीं करना है, इसे भी आपने रफ वर्क की तरह साइड में नोट कर देना है। तो ये चीज क्या बताइए मैंने आपको। तो dV का एक्सप्रेशन होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। ध्यान से नोट कीजिए इस चीज को। ये dV का एक्सप्रेशन आ गया। इस साइड को हटा रहा हूं बच्चों। अगर इस dV का वेक्टर फॉर्म निकालना हो तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखा तो उसकी वेक्टर फॉर्म आएगी। वेक्टर फॉर्म लिखी जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस r बाय r स्क्वायर से, या dV की वेक्टर फॉर्म लिखी जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस वेक्टर r बाय r क्यूब से। ये dV की वेक्टर फॉर्म है। dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस r बाय r स्क्वायर। r कैप को आपने किससे रिप्लेस किया? वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r से। तो आपके पास dV का एक्सप्रेशन ये वाला आ गया। सबको समझ में आ जानी चाहिए चीज ये वाली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या चीज? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के आपके पास सबसे पहला तरीका है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। सिंपल सी सिचुएशन है। सपोज कर लीजिए कि ये हमने राइट हैंड में एक करंट कैरिंग वायर को पकड़ रखा है। राइट हैंड में हमने करंट कैरिंग वायर को पकड़ रखा है और थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है। सिर्फ एलिमेंट की बात कीजिएगा, पूरी तार की बात बाद में करेंगे। आपने सिर्फ एलिमेंट की वजह से, कितने एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो स्टेट
दोबारा हूं, पहले बात को समझ लेते हैं। यू हैव टू होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड लाइक दैट, थंब विल रिमेन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो कर्ल फिंगर होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। कर्ल फिंगर, मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है तो सीधी बात करो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन सा है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके सामने है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। इसके प्लेन में, दोबारा से बोलता हूं, जैसे तार दिखा दी, अब तार को दिखाने तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो होंगी इस एलिमेंट की वजह से। इस एलिमेंट की वजह से कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट को आपने यहां पकड़ रखा है, लेकिन इसकी वजह, इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां लिखोगे तो भी फिंगर्स यू कर रही है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? बाहर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यू बना रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड यू बना रहा हूं, कर्ल फिंगर्स आर रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो टेंडेंसी तो आएंगी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इस बोर्ड के प्लेन में इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, लेकिन तार के सामने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कहेंगे हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तार के पीछे कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो तो हम कहेंगे तार के पीछे कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड राइट से लेफ्ट जा रहा है। कोई तिरछा पॉइंट आ जाए यहाँ पे तो तिरछा का मैग्नेटिक फील्ड तिरछा होगा। अब तिरछे को आप यहां नहीं दिखा पा रहे तो कैसे दिखाते हैं बताऊंगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को शो कैसे करते हैं सुनिए ध्यान से। मानिए इस करंट कैरिंग वायर को आपने यूं दिखा दिया कि ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट बाहर आ रहा है, डॉट का मतलब बाहर आ रहा है, डॉट का मतलब बाहर आ रहा है, क्यों? डॉट का मतलब एरो की टिप दिखाई दे रही है, टिप का मतलब एरो बाहर की तरफ है, तो आई इज कमिंग आउट, कंडक्टर यूं पड़ा है, तो इसको आप होल्ड कीजिए अपने राइट हैंड में। सबने इसको समझते समय कर करके देखना है, इसको यूं होल्ड करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग रीजन में यूं आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग रीजन में यूं आया, होल्ड करने के बाद फिंगर कर्ल यूं हुई, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये वाला है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये वाला है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। सिंपली व्हाट यू शुड नो, वेयर इज वन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, उसके बाद आपको उसी उसको देख लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर किस तरफ होगा। क्या तुम सबको समझ में आ गई? बात चेक कर लेना। दिस इज राइट हैंड थंब रूल। और भी रूल बताऊंगा, अभी क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल बताने वाला हूं, लेकिन पहले ये चेक कर लीजिए। क्या तुम सबको समझ में आ गया? देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखे, इसे ध्यान से नोट कीजिए कुछ अपने कॉपी में। dB equals to μ/4 pi ideal sin theta by r square, ideal cross r by r square। तो स्टेटमेंट इसकी बताए तो स्टेटमेंट क्या लिखनी है हम लोगों को? स्टेटमेंट ये लिखनी है, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर is taken into right hand such that thumb shows thumb be in the direction of current, then if thumb be in the direction of current, then curled fingers shows मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर खींची की टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। इट मींस वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में याद रखिए, इसके 3 नाम बताए थे आपको, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, और एक नाम बताया था आपको मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। 3 नाम याद रखने आपने बी के। अभी सिर्फ डीबी निकाला है। फर्स्ट रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड देखते हैं क्या चलती है। सेकंड हमारे पास कौन सी तरीका है निकालने का? सेकंड तरीका डायरेक्शन निकालने का है हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट। आई तो पॉसिबल है, क्यू में तो साइन रखना पड़ता था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? सेकंड जो मेथड है हमारे पास टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपली dB will be
इन द डायरेक्शन ऑफ आइडियल क्रॉस आर। आइडियल क्रॉस आर का लिखो, आइडियल क्रॉस वेक्टर आर लिखो, एक ही बात है। ये आइडियल की डायरेक्शन, ये आर की डायरेक्शन। चीज को जो बोलो ध्यान सुनना, आइडियल क्रॉस आर यूं जा रहा है तो डीबी की डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो डीबी की डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल आर, आइडियल क्रॉस आर, कर मैं यहां रहा हूं आइडियल क्रॉस आर, आइडियल आर देके, लेकिन एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड कहां दे रहा है, इस पोजीशन पर दे रहा है। करना मुझे यहां पड़ रहा है आइडियल आर, आइडियल क्रॉस आर। मैं हाथ तो यूं अंदर की तरफ लेकर थंब तो यूं बोल रहा हूं अंदर की तरफ। अब ये राइट हैंड थंब रूल नहीं है, आप तार को पकड़ नहीं रहे हैं, आप क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगा रहे हैं। नाउ यू आर नॉट होल्डिंग द वायर, ये तार को होल्ड करने की बात थी। यहां मैं बोल रहा हूं आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन जो होगी वो उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर बी की डायरेक्शन होगी। तो ये मत करना कि ये क्या कर दिया आइडियल क्रॉस आर, तो ये बी यहां पर है। अगर राइट हैंड थंब रूल से निकालते तो इस एलिमेंट को यहां पकड़ो, इस एलिमेंट को यहां पकड़ोगे तो तुम कह सकते हो कि इस तार को पकड़ने पर ये बात यूं बनेगी। अब ये बात यूं बनेगी तो इसके चारों तरफ जो सर्किल बनेंगे, चारों तरफ जो सर्किल बनेंगे उस सर्किल पर इस पॉइंट पर टेंजेंट किस तरफ जाएगी, अंदर की तरफ। तो भी अंदर की तरफ आ रहा है। तार को पकड़ना सीखना भैया, ये नहीं कि तार मेरा हाथ तो अंदर गया है जी, मेरा हाथ तो बाहर गया है जी। ऐसी बातें करते समय चेक क्या करना है, वेयर द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज लोकेटेड, बस ये चेक करो और उस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ करो। ध्यान से नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन से अभी क्लैरिटी लेके आते हैं। पहले बी की डायरेक्शन वाली बात कर लेते हैं, एलिमेंट की वजह से बी किस तरफ होगा। उसके बाद छोटी छोटी चीजें और ऐड करेंगे इसी में। देखिए ध्यान से, सपोज कीजिए आपके पास ये वाली करंट कैरिंग वायर है, एलिमेंट ले लो एक बार, ये एलिमेंट ही है, ये एलिमेंट या इतना एलिमेंट को छोटा एलिमेंट ले लो, ये आइडियल हो गया। आपसे पूछा जाए कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ए पर बता दो, बी पर बता दो, तीसरा पॉइंट सी ले रहा हूं, जस्ट बिहाइंड वायर, टी पॉइंट ले रहा हूं जस्ट अबव वायर या इन फ्रंट ऑफ वायर। अब इन फ्रंट तो चारों तरफ हो सकता है, इन फ्रंट का मैं बोल रहा हूं तार के सामने नहीं, इस तरफ बाहर की तरफ। इस इन फ्रंट का मतलब समझना क्या ले रहा हूं, बाहर की तरफ कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया है। ये सबसे 4 आसान पॉइंट है और मैं इसके सब चीजें 2 तरीके से बोलूंगा, तुम्हें सारी चीज देखनी है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इस ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, पहले राइट हैंड थंब रूल से इस तार को होल्ड कीजिए, तार को होल्ड किया तो समझना यहां से हाथ अंदर जाएगा, उधर मुड़ेगा, फिर बी पे इस बार भी आएगा और पूरा घूमेगा। फिंगर यूं कर लूंगी और एक करंट की डायरेक्शन है। तो आप चेक कीजिए कि इस पूरे प्लेन में जितने भी सर्किल बनेंगे, अब तार को थोड़ा बार मान लो और सर्किल यूं बना लो, तो ए पॉइंट तो इस तार के प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में है ना, तो इस वायर के इस तरफ पॉइंट ए है, तो यहां पर लाइन अंदर की तरफ भी जाएंगी। उल्ट करके देख लो, कोई तार हाथ में नहीं आ रही तो तार को थोड़ी देर के लिए बाहर बनाओ, तार को बाहर बनाओगे तो ए भी थोड़ा बाहर आ जाएंगे, ए भी थोड़ा बाहर आ गया, तार ये इसको यूं पकड़ रहे हो तो ए पे फिंगर्स यूं जा रही है, बी पे फिंगर्स इस तरफ जा रही है, तो ए पर फील्ड किस तरफ आएगा, इनवर्ड। और बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि तुम कॉपी में लिखोगे, मैं लिखता हूं प्लेन ऑफ बोर्ड। इस तरफ किस तरफ होगी डायरेक्शन, आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों होगी वो समझ में आ गई बात। अब इन 2 पॉइंट्स को फिर से देखते हैं आइडियल क्रॉस आर से, समझना ये आइडियल की डायरेक्शन, ये आर की डायरेक्शन, आइडियल क्रॉस आर किया तो ये आइडियल क्रॉस आर, थंब अंदर की तरफ जा रहा है। अब ये आप राइट हैंड थंब रूल नहीं लगा रहे हैं, आइडियल क्रॉस आर लगा रहे हैं,
तो यहाँ पर बी इनवर्ट, यहाँ पर निकाल रहे हैं तो ये आइडियल, ये आर, आइडियल क्रॉस आर से आपका थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो आप देख तो इस पॉइंट पर रख के बोल रहे हैं लेकिन बात बी पॉइंट की कर रहे हैं, तो बी पर फिट आउटवर्ड है। अब आ जाओ सी पॉइंट पर, जस्ट बिहाइंड द वायर, जस्ट बैक द वायर। अब इस बात को बाहर निकाल के देखो, जब होल्ड करोगे तो पिछले पॉइंट पर फील्ड किस तरफ आएगा, कहीं इस तरफ, उसे क्या बोलूं, यूं खड़े तो बोलेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो यहां पर फील्ड आएगा राइट टू लेफ्ट, और यहां फील्ड आ जाएगा लेफ्ट टू राइट। कैसे, इस तार को जब बाहर निकाल के देखा होगा, तार को यूं पकड़ रहा हूं तो सर्किल ये बन रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो तार के बिल्कुल पीछे सर्किल ये आ रहा है, तो टेंजेंट यूं आएगी विच इज राइट टू लेफ्ट, और यहां जाने पर सर्किल जब इन्फिनिट पॉइंट पे आया तो ये सर्किल जो बनाया इसकी टेंजेंट कहां जा रही है, लेफ्ट टू राइट। समझ में आ गया तुम सबको क्या? अब आइडियल क्रॉस आर्क से देख लो, अब आइडियल क्रॉस आर्क से देखो, इस तार के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट पीछे है यहां पर, तो ये आइडियल, ये आर, ये आइडियल क्रॉस आर्क, तार के सामने पॉइंट है, ये आइडियल, ये आर, आइडियल आर, आइडियल क्रॉस आर्क, तो जो बोला वो साइड डायरेक्शन आ गई। क्या सबको समझ में आया तुमको कि क्रॉस प्रोडक्ट यानी आइडियल क्रॉस आर्क से और राइट हैंड थंब रूल से कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बतानी है? लिख लीजिए ध्यान से इन सारी बातों को। दो स्पेशल केस देख लीजिए। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट तार के एलिमेंट के बिल्कुल सामने आ जाए या एलिमेंट के बिल्कुल पीछे आ जाए, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिखिए P1 P2, तो अब यहां पर dB की वैल्यू कितनी होगी और यहां पर dB की वैल्यू कितनी होगी वो हमें पता लग गया। यहां पर dB इस एलिमेंट की वजह से भी जीरो और यहां पर भी dB इस एलिमेंट की वजह से जीरो। क्यों? आइडियल भी इधर और आर भी इधर, तो आइडियल और आर का थीटा 0 डिग्री हो गया, तो साइन 0 होता है। और इस एलिमेंट की बात करोगे इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए, तो आइडियल उधर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट नीचे, तो आर इस तरफ, थीटा पाई आ गया तो साइन पाई भी 0 होता है। यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर वायर के बिल्कुल सामने आ जाए पीछे आ जाए तो वहां पर dB क्या होता है बच्चों? 0 होता है। क्या समझ में आ गया? लास्ट लाइन ये एलिमेंट की वजह से भी लिखे हैं। अगर आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट का तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? ऑफ कोर्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा dB का वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी Bx अलग से इंटीग्रेट होगा, By अलग से इंटीग्रेट होगा, Bz अलग से इंटीग्रेट होगा। याद आ गया होगा? अगर वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो कैसे करते होते हैं? dBx, dBy, dBz करके कंपोनेंट में डिवाइड करके Bx, By, Bz अलग अलग निकाला करते हैं। जुट पड़ेगी तो भी अलग अलग करके निकाला करेंगे। समझ में आ गया जी आप सबको? ध्यान से नोट कर लीजिए। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने पूरा मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे बायो-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस को ढंग से करने के लिए dB का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या था, फॉर्मूला क्या था वो पता होना चाहिए। जो लाइन लास्ट में बोली है ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि अगर मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इस लेक्चर 1 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। लेक्चर 2 में ये बहुत अच्छे से काम में आएगा। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं बायो-सावर्ट लॉ की जो हमें सॉल्व करनी है बच्चों। इस लेक्चर में कितना ही है।